अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग मॉनिटरिंग। फीटल कंडीशंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा हम स्पेशल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं फॉर फीटल वेलबींग मॉनिटरिंग, दैट इज़ द डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम डिफरेंट ब्लड वेसल से करवाते हैं। सबसे पहले है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर हम अम्बिलिकल आर्टरी का करें तो उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद होता है ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्लेसेंटल फंक्शन। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो कि फीटस से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सिस्टली और डायस्टली दोनों वक्त क्या होता है कि ब्लड फॉरवर्ड फ्लो कर रहा होता है। सिस्टली के वक्त यानी जब फीटल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, लेकिन डायस्टली जब फीटल हार्ट रिलैक्स करता है तब भी क्या होता है कि ब्लड जो है वो फॉरवर्ड ही फ्लो करता है टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, हम मेजर करते हैं इसकी वेलोसिटी और ग्राफिकली हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो सिस्टली में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, डायस्टली में ब्लड फ्लो कम होगा एज कंपेयर टू सिस्टली। आपने ये बात याद रखनी है कि ब्लड फ्लो फॉरवर्ड ही होगा। तो सिस्टली में ब्लड फ्लो है ज़्यादा तो ग्राफ में आ जाएगी इसकी पीक, जबकि डायस्टली में ब्लड फ्लो होगा कम लेकिन होगा फॉरवर्ड ही। ये एरिया शॉर्ट शो करेगा ग्राफिकली। तो नॉर्मली प्लेसेंटल रेजिस्टेंस कम होती है। प्लेसेंटा जब हेल्दी होता है तो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस हो जाएगी कम, लेकिन जैसे जैसे प्लेसेंटा की हेल्थ ख़राब होगी प्लेसेंटल रेजिस्टेंस हो जाएगी ज़्यादा। जब प्लेसेंटा में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो जब फीटल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से सिस्टली में तो ब्लड फ्लो फॉरवर्ड कर जाएगा, लेकिन डायस्टली में क्योंकि पावर नहीं है फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड रिड्यूस हो जाएगा। जो ग्राफिकली अगर हम देखें तो शॉर्ट आपको एरिया नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस प्लेसेंटा की बढ़ेगी वैसे वैसे डायस्टली में ब्लड फ्लो जो है वो और कम हो जाएगा, मीन एब्सेंट हो जाएगा और ग्राफिकली आपको एरिया गायब मिलेगा जो डायस्टली को शो कर रहा था। लेकिन जब रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो सिस्टली के वक्त ब्लड तो फॉरवर्ड फ्लो करेगा, लेकिन डायस्टली के वक्त वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो रिवर्स ज़्यादा वर्स कंडीशन है। अगर हम डॉपलर पे चेक करेंगे तो हमें ग्राफ में क्या मिलेगा कि सिस्टली वाला पोर्शन ग्राफ से नीचे मिलेगा। इसे हम बोलते हैं रिवर्स एंड डायस्टोलिक। सो हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हाई एंड डायस्टोलिक फ्लो वेलोसिटी मिलती है। तो एंड डायस्टोलिक फ्लो वेलोसिटी जो है वो हाई होगी, हमें ग्राफ पे जो है वो डायस्टोलिक फ्लो नज़र आएगा, जबकि रिड्यूस्ड में ये कम हो जाएगी और एब्सेंट में हमें नज़र ही नहीं आएगी ग्राफ पे, जबकि रिवर्स में ये ग्राफ से बिलो नज़र आएगी। सो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी तो नॉर्मल हेल्दी प्लेसेंटा में कांस्टेंट फॉरवर्ड फ्लो होता है ड्यूरिंग द डायस्टली एंड ड्यूरिंग द सिस्टली। क्योंकि हमने डायस्टली को डिस्कस करना होता है तो हम इसमें डायस्टली ही पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड ब्लड फ्लो मिलेगा इन द डायस्टली। लेकिन अगर अनहेल्दी प्लेसेंटा होगा तो ब्लड फ्लो फ्रॉम द अम्बिलिकल आर्टरी टू द प्लेसेंटा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिड्यूस, या फिर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हो जाएगा एब्सेंट, और मजीद रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हो जाएगा रिवर्स, मीन प्लेसेंटा की जाने के बजाय वो फीटस की तरफ वापस ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि आपने डॉपलर आर्टरी अल्ट्रासाउंड किया और उसमें ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द डायस्टली हमें रिड्यूस मिल रहा है, रिड्यूस एंड डायस्टोलिक फ्लो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल सर्विलेंस करेंगे। ऐसे फीटर्स को हम 37 वीक्स तक लेकर जा सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, स्टीरॉयड कवर देते हैं और स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल सर्विलेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाए कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो है वो उसमें आपको एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो वेलोसिटी मिली है, तो हमने क्या करना होता है, या रिवर्स। अब एब्सेंट और रिवर्स जो है वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को शो करेगा, मीन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR को शो करेगा। तो एब्सेंट रिवर्स में हमने क्या करना होता है कि NST हम करेंगे। अगर NST जो है वो ठीक आती है तो हम स्टीरॉयड जो है वो कवर देकर C सेक्शन कर देते हैं।
लेकिन अगर वो ख़राब आती है तो हम सिंगल शॉट ऑफ स्टेरॉयड देकर सी सेक्शन कर देंगे। तो ये तीनों ही एमसीक्यूज आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अम्बिलिकल आर्टरी के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं वो पेयर्ड हैं, थिक वॉल्ड हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। और अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 12 o'clock पर ये मौजूद होती है। नाउ फीटल वेसल्स जो हैं उसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड बेसिकली फीटल हाइपोक्सिया शो कर रहा होता है। अगर हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करें तो वो प्लेसेंटल हेल्थ को शो करता है। प्लेसेंटा खराब होगा तो क्या होगा कि फीटस में IUGR फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी। लेकिन अगर फीटल वेसल्स में प्रॉब्लम होगी तो वो फीटल स्ट्रेस, फीटल हाइपोक्सिया शो करेगा। तो अगर आपने फीटस का स्टेटस चेक करना है, स्ट्रेस, हाइपोक्सिया, तो आपने फीटल वेसल्स का डॉपलर करवाना होता है। तो जब फीटस स्ट्रेस में होता है तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड वो इंक्रीज कर जाता है। जब ब्लड फ्लो स्ट्रेस में इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि पल्सेटिलिटी इंडेक्स या रेजिस्टेंट इंडेक्स फॉल कर जाएगा। तो ये अपने बात याद रखने, अक्सर वही एमसीक्यू आ जाता है कि ड्यूरिंग द स्ट्रेस, ड्यूरिंग द हाइपोक्सिया, पल्सेटिलिटी इंडेक्स और द रेजिस्टेंस इंडेक्स इन द ब्रेन, हार्ट या कोई भी दे देंगे, एड्रिनल ग्लैंड, इनमें से कोई एक दे देंगे, वो क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी ऑर्गन्स में बॉडी कंपनसेट करेगी और ब्लड फ्लो को कम कर देगी। तो यहाँ की ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ओपन होंगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ताकि ये ऑर्गन्स जो हैं वो बच जाएं, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो इस तरह से पल्सेटिलिटी इंडेक्स और रेजिस्टेंस इंडेक्स फॉल कर जाएगा। लेकिन जो नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स हैं एज कम्पेयर टू दीज 3 ऑर्गन्स, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ब्लड वेसल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी, वो नैरो हो जाएंगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो हम इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इंडेक्स या पल्सेटिलिटी इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड फ्लो जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो मिले इसका मतलब है कि फीटल एसिडीमिया है। तो फीटल एसिडीमिया एक सेंसिटिव मार्कर है जो कि फीटल स्ट्रेस और फीटल हाइपोक्सिया को शो करता है। आप यूँ याद रखें कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्रेन, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। इसके अलावा बॉडी में कोई भी और ऑर्गन होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी अगर हाइपोक्सिया या स्ट्रेस है। तो अगर अयोटा में रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई है तो ये स्ट्रेस है। और इसके अलावा सेंट्रल वेन में डक्टस विनोसिस, इंफीरियर वेना केवा, इसमें भी क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी पल्सेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब मैंने कहा कि इन 3 ऑर्गन्स के अलावा बॉडी में तमाम ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंडेक्स इंक्रीज करेगा, पल्सेटिलिटी इंडेक्स इंक्रीज करेगा। कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है तो वो सबसे सेंसिटिव मार्कर है फीटल एसिडीमिया का और द इंसिपिएंट ऑफ हार्ट फेलियर, कि अब जो है वो बेबी को कार्डियक फेलियर होने ही वाला है, डेथ होने ही वाली है। तो वो अगर पल्सेटिलिटी इंडेक्स या रेजिस्टेंस इंडेक्स इंक्रीज कर जाए इन द सेंट्रल वेन में कौन से आएगी, डक्टस विनोसिस और इंफीरियर वेना केवा। तो ये भी एमसीक्यू आया हुआ था कि 3-4 ब्लड वेसल्स का नाम दिया हुआ था और कहा हुआ था कि किस में रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा सेंसिटिव मार्कर है, वो ज़्यादा शो करेगा कि फीटल एसिडीमिया है। तो वो है डक्टस विनोसिस या इंफीरियर वेना केवा। दोनों को इकट्ठा दे दो तो बेहतरीन है, वरना ओवरऑल इनको बोलेंगे सेंट्रल वेन। तो सेंट्रल वेन जो था वो ऑप्शन में था। नाउ द फीटल एनीमिया, इसमें से जरूर एमसीक्यू आता है। अगर आप सस्पेक्ट करें कि फीटल एनीमिया तो नहीं है, अगर आपको शक है कि रेसिस आइसोइम्यूनाइजेशन डिजीज तो नहीं है, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम तो नहीं है, दैट कॉजेज एनीमिया इन डोनर ट्विन, तो फिर हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे। तब हम सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा, यही एमसीक्यू आ जाता है। तो हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी। जब फीटल एनीमिया हो तो क्या होता है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी हम चेक करते हैं। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें चेक क्या करना है, सिस्टोलिक वेलोसिटी। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर एमसीक्यू आए कि इन फीटल एनीमिया
what we will do? We will do middle cerebral artery Doppler. Number second, what we will check? We will check peak systolic velocity. Number 3, उस पर क्या चेंज आएगी? वो इंक्रीज कर जाएगी. अब है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड. अब देखिए, मदर से ब्लड जाता है टू द यूट्रस, और यूट्रस में है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में से निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है. तो अम्बिलिकल वेन से ये ब्लड जाता है टू द फीटस. ऐसे ही कॉन्सेप्ट है. हम डॉपलर कब करवाएंगे और क्यों करवाएंगे? अगर हमें ये शक हो कि ये फीमेल अगर प्रेग्नेंट होगी तो इसका बेबी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होगा. अगर कोई फीमेल हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, डायबिटिक है, उसकी स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है, उसे कोई वॉस्कुलर डिजीज़ है, तो अगर हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें तो अब खुद देखें कि यूट्राइन आर्टरी ब्लड दे रही है टू द यूट्रस. अगर इसमें ब्लड फ्लो कम है तो क्या होगा? तो प्लेसेंटा को भी कम जाएगा, प्लेसेंटा कम जाएगा तो फीटस कम जाएगा, फीटस कम जाएगा तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी होगा. सो पहली चीज कि हम ये ड्यूरिंग द फर्स्ट और अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर करवाते हैं 20 से 24 वीक्स पर. रिजल्ट क्या होगा? नॉर्मल मिल सकता है, एबनॉर्मल मिल सकता है. नॉर्मल में क्या होगा कि नॉर्मल यूट्राइन आर्टरी पल्स सेटेलिटी इंडेक्स मिलेगा. हम क्या करेंगे? मदर को रीएश्योर करेंगे कि ये लो रिस्क है फॉर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी. लेकिन अगर हमें उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिले, अगर वॉस्कुलर डिजीज होगी तो प्लेसेंटा हो जाएगा श्रिंक, आर्टरी हो जाएगी नैरो, तो ब्लड फ्लो मुश्किल से होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगी इंक्रीज. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि हचकोले खाते हुए ब्लड जाएगा तो हमें मिलेगी नॉच, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक नॉच. इस तरह से आपको याद कर लें. तो एमसीक्यू यही आता है कि अगर हमें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर डायस्टोलिक नॉच मिल रही है तो ये क्या शो करेगा? तो अगर हमें ये डायस्टोलिक नॉच मिल रही है, इसका मतलब है ये हाई रिस्क फीमेल है, इसमें रिस्क है प्री एक्लेम्सिया का, प्लेसेंटल एब्रप्शन का, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का. जबकि अगर नॉर्मल वेव फॉर्म आ रहा हो तो इन चीज़ों का रिस्क नहीं होता. और अगर हाई रेजिस्टेंस आ रही हो, डायस्टोलिक नॉच आ रही हो, तो 60 to 70% रिस्क होता है किसी भी इनमें से एक कॉम्प्लिकेशन का. सो अगर एब नॉर्मल रिजल्ट आ जाएं तो हमने क्या करना है? हम सीरियल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे फीटल ग्रोथ चेक करने के लिए, साथ में हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाएंगे. क्यों? क्योंकि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हमने करवाना है टू चेक द फीटल वेल बीइंग. Now what is the cerebroplacental ratio? Cerebroplacental ratio, it is the ratio between the umbilical artery pulsatility index and the middle cerebral artery pulsatility index. जब फीटल डिस्ट्रेस होता है, हाइपोक्सिया होता है, तो क्या होता है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में पल्सेटिलिटी इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की. एंड अम्बिलिकल आर्टरी पल्सेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू हाई प्लेसेंटल रेजिस्टेंस. सो अगर ये रेशो एबनॉर्मल आए तो रिस्क होता है फॉर अ स्मॉल जेस्टेशनल एज बेबी, यानी ऐसा बेबी पैदा होगा जिसका बर्थ वेट कम होगा और न्यूनेटल आउटकम जो है वो ख़राब होगा एंड देयर आर हायर चांसेस ऑफ द पेरिनेटल डेथ. सो ये एक प्रिडिक्टर है ऑफ एडवर्स आउटकम. अब है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम. ये हम यूज़ करते हैं टूल मोस्टली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर टू चेक फीटल वेल बीइंग. तो हमें मैक्सिमम वर्टिकल पूल में यानी एक पॉकेट अगर हम चेक करें तो कितना लाइक कर मिले तो हम उसको एबनॉर्मल कहते हैं. अगर हमें लेस देन 2 सेंटीमीटर मिले तो हम उसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं. मोर देन 8 सेंटीमीटर मिले तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं. तो बस आप इतनी भी याद रखें बात, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन पॉलीहाइड्रोमनियोस एंड ओलिगोहाइड्रोमनियोस. एमआरआई भी हम फीटस में कर सकते हैं. मोस्टली हम फीटल ब्रेन, फीटल चेस्ट और फीटल पेल्विस पैथोलॉजीज को रूल आउट करने के लिए करते हैं. एंड इट टेक्स 30 to 45 मिनट्स. तो ये भी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि ये कितना टाइम लेगा. इस लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास 2 चीज़ें हैं. एक तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, आपको ये पता होना चाहिए
कि इसमें अगर डायस्टोलिक नॉच आ जाए, मीन द अर्ली डायस्टोलिक नॉच, तो वो शो करेगा हाई रिस्क होता है प्रीक्लेम्सिया का, प्लेसेंटल एब्रप्शन का, फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, और ये हम फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, यूजुअली 20 से 24 वीक्स के दरमियान में। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि फीटल एनीमिया के लिए हम डॉपलर किस चीज़ से करवाएंगे, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फीटल हाइपोक्सिया के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर क्या है कि सेंट्रल वेन में पल्सेटिलिटी इंडेक्स का इंक्रीज होना, ये सबसे सेंसिटिव मार्कर है। इसके अलावा अम्बिलिकल आर्टरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारे पास अगर एबनॉर्मल आएगा तो रिड्यूस होगा, एब्सेंट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। एब्सेंट रिवर्स हो तो हमने नॉन स्ट्रेस करना है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर ठीक आता है, यानी सीटीजी अगर ठीक आती है, तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को स्टेरॉइड कवर देंगे, तो आफ्टर 24 आवर्स हम सी सेक्शन करेंगे। लेकिन अगर एबनॉर्मल आता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट मीन सीटीजी, तो फिर हम क्या करेंगे कि स्टेरॉइड शॉट देकर सी सेक्शन कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।